सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। राम राम। कैसे हैं साथियों? 1919 के अधिनियम से आपका सवाल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 1919 का अधिनियम, 1935 का और संविधान सभा। 10 मिनट में आपको 1919 का अधिनियम, 10 मिनट में 1935 का अधिनियम, 10 मिनट में भारत का संविधान की संविधान सभा। ये सवाल ना केवल आप लोगों की शिक्षक भर्ती में, बाकी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब भर्तियों में आप लोगों को ये सवाल देखने को मिलेगा। आइए आप सभी बात करें, लेकिन पहले हम 1909 के अधिनियम की बात कर लेते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं डालता है, चाहे आरएस हो, एसआई हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं। 1919 का अधिनियम वो है जिसमें एक हम लोग कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसने जन्म दिया। कैसे कि कह दिया भाई ये इलाका है, यहाँ मुसलमानों के लिए ये पूरा रिजर्वेशन है, ये क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां से रिजर्वेशन यानी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जन्म हुआ वो ध्यान रखें मार्लो मिंटे ये सुधार अधिनियम में, वो ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की? और ध्यान रखें 1919 के अधिनियम के तहत, और इसके द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति है यहीं से लागू हुई। इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को धीरे धीरे विस्तार किया गया, जैसे आप देख रहे हो 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में। 1909 का जो अधिनियम है उसमें केवल केवल ये मुसलमानों पर लागू थी, लेकिन 1919 के अधिनियम में सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए कर दी, और 1935 में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान कर दिया गया। तो तीनों फैक्ट आपको एक साथ होने चाहिए। 1909 मुसलमानों के लिए, 1919 सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए, और 1935 का अधिनियम में ये ध्यान रखें महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान करता है। तीन फैक्ट आप लोगों के यहां सीधे सीधे बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। रिवीजन के तौर पे बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। अब जब भाई बात इस तरीके से हुई कि फूट डालो और राज करो की नीति अपना दी, यहां से ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमान आगे चल के किसी एक हो सकता है नए राष्ट्र की मांग करे। और इसीलिए ध्यान रखें ये जो लॉर्ड मिंटो है, इन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल है वो आने वाले समय में भीषण होगा। ये पत्र ध्यान रखें आप लोग। किसने लिखा? तो हम लोग कहेंगे लॉर्ड मार्ले के द्वारा लिखा गया। और किसको? लॉर्ड मिंटो को। तो ये हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होंगे, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें द्विवेद शासन व्यवस्था, यानी दो प्रकार की शासन व्यवस्था की बात करें उसे हम द्विवेद शासन व्यवस्था कहेंगे। और ध्यान रखें यहाँ पे जो विषय थे उन विषयों को दो भागों में बांट दिया। एक विषय वो जो आरक्षित विषय है जिन पे गवर्नर काम करेगा, एक है स्थानांतरित विषय जिन पे गवर्नर की जो प्रतिनिधि है वो काम करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो विषयों को दो भागों में बांटा जाना, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय, उनको हम द्विवेद शासन व्यवस्था कहते हैं। और द्विवेद शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो 1919 के अधिनियम में हुई। और 1919 अधिनियम को बेटा हम लोग मेंट्यूंग चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखें 1919 का अधिनियम द्विवेद शासन व्यवस्था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ये द्विवेद शासन व्यवस्था कहां? हम लोग कहेंगे सर इसे राज्यों में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम में इसे यहां से राज्य से हटाकर इन्हें कहां लागू कर दिया जाएगा? केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था की बात की गई 1919 के अधिनियम में। ये ध्यान रखें आप लोग, पहली बार 1919 के अधिनियम में की गई और द्विवेद शासन प्रणाली की यहां शुरुआत की। आगे बात करते हैं प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। फिर मैं क्लियर कर देता हूं, दो शब्द है आप लोगों के। एक है प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था। प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई वो 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। कब हुई? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में एक चेंज हुआ। 1935 का अधिनियम में ये द्विवेद शासन व्यवस्था है, इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया और ध्यान रखें केंद्र में लागू कर दिया। अच्छा फैक्ट है। बात करें कि द्विवेद शासन व्यवस्था है उसके जन्मदाता कौन है? हम लोग कहेंगे लियोनिल कार्टिस है। तो अच्छे फैक्ट, द्विवेद शासन व्यवस्था के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस, नंबर एक पॉइंट। दूसरी बात कि प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था वो 1919 के अधिनियम में, प्रांतों से हटा के और उसे केंद्र में द्विवेद शासन व्यवस्था को लागू किया, वो किया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। द्विवेद शासन व्यवस्था दो प्रकार की शासन व्यवस्था, विषयों को दो भागों में बांट जाना। 1919 में राज्यों में, प्रांतों में, 1935 में प्रांतों से खत्म किया और कहां लागू किया? ध्यान रखें केंद्र में। ये जो लियोनिल कार्टिस है जो द्विवेद शासन व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है, ये ध्यान रखें इनकी पुस्तक का नाम डायरकी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की? 1919 का
अधिनियम। साथियों 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान कर दिया गया था, दो बातें हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं कि एक तो जो सिख ईसाई एंग्लो इंडियन को यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया, उत्तरदायी शासन की बात की गई, दूसरा द्वैध शासन प्रणाली शुरू की राज्यों में। अब बात करते हैं, एक प्रावधान और कर दिया कि भाई 1919 का जो अधिनियम में कि ऐसा है कि ये लागू 1921 में होगा, ध्यान रखें। अगर लागू होने की बात करें 1921 में, लागू 1921 में होगा। एक प्रावधान यहां और कर दिया गया कि ऐसा है 10 साल बाद इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग आएगा। 10 साल की बात करें तो 1930-31 में हो रहे, लेकिन समय से पहले 1900 भारतीयों से कहा गया कि आप चिंता मत कीजिए, इसमें कोई दिक्कत होगी, आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, कोई बात नहीं है, आप लोगों को क्या करेंगे, हम 1919 के अधिनियम की जांच के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एक आयोग का गठन करेंगे 10 साल बाद। वो आयोग समय से पहले आएगा, 1927 में गठन होगा और 1928 में वो आयोग बंबई पहुंचेगा, फरवरी 1928 को। नवंबर 1927 में उसका गठन हुआ, वो आएगा और वो आयोग है, उसका नाम साइमन कमीशन है। सबसे पहले बात करेंगे कि सर साइमन कमीशन यहाँ आया क्यों था। आप कहेंगे सर 1919 के अधिनियम का गठन करना ही है, 1919 के अधिनियम की जांच करना ही उद्देश्य किसका था, साइमन कमीशन का था। अंग्रेजों को यह एक नया कानून बनाना है और इसके साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जाएगी, वो रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम बनेगा। 1935 का अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था, क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को यहां उठाया गया था। तो साइमन कमीशन क्यों आया 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए? 1927 में गठन हुआ, 1928 से पहुंचा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उस पर कमेटी बनेगी, जांच होगी और उसके बाद में फाइनल कमेटी की जांच के लिए, बैठक के लिए, चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के बाद जो रिपोर्ट एक तैयार होगी उसे श्वेत पत्र कहा जाएगा और वो ही आपका 1935 के अधिनियम के रूप में वो प्रकाशित होगा। 10 वर्ष बाद आना था ना, लेकिन ये कब आ गया? गठन हुआ नवंबर 1927 में और भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 जून 1930 को। भारत शासन अधिनियम 1935 बना 4 अगस्त 1935 को। दोबारा सुन लीजिए, मतलब सीधे फैक्ट है हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स में, आप जरूर पढ़े ब्रह्मास्त्र नोट्सों को। हमने फ्री स्टडी मटेरियल में राजस्थान के एप्लीकेशन पे डाल रखा है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो, प्रिंट आउट नहीं निकलेगा और आप लोग यहां से अगर आपको पसंद आए तो ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से मंगवा सकते हैं। 10 वर्ष बाद आना था, लेकिन आ गया कब? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब पहुंचा? हम कह देंगे 3 फरवरी 1928। कहां पहुंचा? बंबई। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 जून 1928 को। इस रिपोर्ट पे गोलमेज सम्मेलन होंगे और फिर चर्चा के लिए, फिर ध्यान रखें आप लोग 1935 में 4 अगस्त 1935 को एक अधिनियम बनेगा, प्रस्तावना रहित अधिनियम, जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों में सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का अधिनियम, जिसमें बहुत सी बातें भारतीय संविधान में वर्तमान में भी है, स्वीकार की हुई है। यह आयोग 7 सदस्यीय आयोग था, एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों ने विरोध किया कि इसे श्वेत आयोग है, ये तो ऐसा है भाई, ये तो विरोध कर रहे हैं हम इसका। और पहली बार विरोध कब किया? कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में। आप कहेंगे सर फरवरी में पहुंच रहा है, उससे पहले तो आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो? ये हम कहेंगे सर ये फरवरी में पहुंच रहा है, लेकिन आप तो क्या कर रहे हो? आप तो गुरुदेव यहाँ पे मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में विरोध कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं ना, दिसंबर में हो रहा है ना, घोषणा कब हो गई? नवंबर में हो गई ना, 8 नवंबर को। जब घोषणा नवंबर में हो गई, दिसंबर में अधिवेशन हुआ, मत पहुंचो ना। बात तो पता लग गई कौन अध्यक्ष है कौन सदस्य है। इसे श्वेत आयोग कहा गया क्योंकि भारतीय नहीं है। सर जॉन साइमन है इसके अध्यक्ष थे, CR एटली साहब, बर्नन हर्षमान, एडवर्ड के डागान, हेमहोल कोना, GR लेनफॉक्स और लॉर्ड बर्न, ये 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के नाम के आधार पर हमेशा कमीशन का नाम रखा जाता है और इसे हमने सर साइमन कमीशन कहा। 7 सदस्यीय है। यह आया और एक ब्रिकिनहेड एक भारत सचिव था, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि भारतीय लोग हैं, वो मांग तो कर रहे हैं संविधान सभा की, वो मांग तो कर रहे हैं आजादी की, मांग तो कर रहे हैं उत्तरदायी शासन की, लेकिन वो तो योग्य नहीं है। वो भारत का संविधान कैसे बना सकते हैं? संविधान बनाने के वो योग्य नहीं है, संविधान बनाने के तो वो योग्य नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हो? तो ध्यान रखें आप लोग, एक कमेटी गठन किया, नेहरू जी ने कहा अच्छा हम संविधान बना के देंगे आपको, चैलेंज को स्वीकार किया। संविधान का एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो एक नेहरू इसके चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक नेहरू समिति गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू साहब थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी 10 सदस्यीय थी और 10 सदस्यीय कमेटी कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन नेहरू समिति में शामिल नहीं था? मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस से, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे कांग्रेस से, सर अली इमाम साहब मुस्लिम लीग से, शुआब कुरैशी मुस्लिम लीग से, MM अन्य हिंदू महासभा से, MR जयकर साहब, वही MR जयकर साहब है जो आपको मालूम होगा
जो इनका सीट रिक्त होके ये सांसद हुआ करते थे, सॉरी संविधान सभा के मेंबर थे, और इनकी जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस स्थान चुने गए थे वो स्थान भारत में नहीं रहा था। जी आर प्रधान साहब हरिजन से उससे थे, सरदार मंगल सिंह सिख थे, तेज बहादुर से पूर्व उदारवादी थे, और एम एन जोशी साहब थे, इस श्रमिक संघ से थे। नेहरू रिपोर्ट ने अपनी जो प्रस्तुत रिपोर्ट पेश की वो कब की? 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। कहा देखिए, ब्रिटेन ने आपने चैलेंज दिया, हमने 10 समिति गठन किया और ये एक रिपोर्ट बना के दे दी, उसे संविधान का विल्यू प्रिंट कहा जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के संबंध में भारतीयों के लिए उठाया गया पहला कदम था। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का विल्यू प्रिंट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात करें हम लोग कि इसमें आजादी की बात नहीं की, हम कह रहे हैं हमें तो भाई अधिराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए। कांग्रेस के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई और कहा गया कि ऐसे आगे वाला, यहाँ लाहौर अधिवेशन दिसंबर में होता है, और कहा कि जो जनवरी के महीने में जो अंतिम रविवार आएगा, देखो ये हम कहते हैं ना 26 जनवरी को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसकी कहानी है, बेटा, उसमें लिखा गया था कि ऐसा है कि यहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें तय किया कि हमें पूर्ण स्वराज्य की मांग चाहिए और आगामी वर्ष जो चौथा यानी जनवरी के महीने में चौथा रविवार आएगा उसको हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण ध्यान रखना, अंतिम रविवार वो 26 जनवरी को पड़ा था, और 26 जनवरी को इसलिए हम लोगों ने वहां एक स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इसी दिन को याद रखने के लिए आपको मालूम है संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया। ये बेटा 1919 के अधिनियम की पार्ट है। जब 1919 के अधिनियम ने आप लोगों की, ये नेहरू रिपोर्ट है, तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? 26 जनवरी को मनाया। नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में जिन्ना ने 14 सूत्रीय जो मांग है वो मांग प्रस्तुत की। अब जो ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे। उद्देश्य था भारतीयों के में संवैधानिक सुधार और समस्या विचार करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन। कहने का मतलब भारत में एक नया कानून बनाना था, और वो कानून 1935 का अधिनियम बनेगा। साइमन कमीशन में भारतीय नहीं थे, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बुलाया गया। देखिए कोई बात नहीं, वहां मौका नहीं मिला, अब हम बैठ के एक साथ कानून बना लेते हैं, वो ध्यान रखें आप लोग। तो प्रथम हुआ, कांग्रेस ने बहिष्कार किया, द्वितीय, तृतीय, और ध्यान रखें आप लोग महात्मा गांधी जी गए लेकिन वापस लौट आए, तृतीय हुआ। सीधी सी बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया। अब ये गोलमेज सम्मेलन से जो रिपोर्ट, ये बेटा हिस्ट्री का विषय है, ज्यादा विषय इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया, आप लंबा हो जाता, कि इन पे जो गोलमेज सम्मेलन रिपोर्ट तैयार की उसकी जांच करवा के 1935 का अधिनियम बनेगा। तो उसके लिए संयुक्त समिति का जो गठन हुआ वो है लॉर्ड लिनलिथगो संयुक्त समिति का गठन हुआ था। ध्यान रखें आप लोग, लॉर्ड लिनलिथगो कमेटी है जो गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई उसकी जांच के लिए, और अंत में श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ, विचार हुआ, और फिर फाइनल हमारा 1935 का अधिनियम। यही रिपोर्ट है 1935 का अधिनियम कहलाएगी। भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, प्रस्तावना रहित था। बने रहिए, अगले हम लोग आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बात करूंगा 1935 का अधिनियम और संविधान सभा की। तो अच्छे फैक्ट आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। 1919 का अधिनियम आप लोगों को पढ़ाया था, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा। 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 का अधिनियम तो केवल इतना है कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक सद्भावना की जो जड़ें हैं, वो सांप्रदायिक सद्भावना के आधार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है, उसको वहां जन्म दिया, और वही निर्वाचन पद्धति आप लोगों के आगे चल के फूट डालो और राज करो। और पाकिस्तान जो अलग होगा वो कहीं कहीं मुसलमानों के बीच में जो दिमाग में लाना शुरू किया वो 1909 के अधिनियम से। और वहां पर एक कहावत भी उन्होंने कहा था, एक कथन भी, कि हम ऐसे नाग के बीज बो रहे हैं जो भविष्य में बहुत भीषण होंगे। फिर 1919 का अधिनियम उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की बात की हम लोगों ने। फिर आप लोगों के हमने सर साइमन कमीशन को बुलाया, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, फिर नेहरू रिपोर्ट का गठन हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई नेहरू समिति की। उसके बाद हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई, फिर एक रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहते हैं, लिनलिथगो कमेटी के समक्ष रखा, और फिर उसमें फाइनल चर्चा के बाद में 1935 का आपका अधिनियम बना जो प्रस्तावना रहित अधिनियम था। 1935 का अधिनियम, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सर 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही हम शामिल किया गया। भारत के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों में से सबसे बड़ा अधिनियम था, और ध्यान रखें इसका बहुत सा भाग है वर्तमान भारतीय संविधान सभा द्वारा भी संविधान में शामिल किया गया था।
जो साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उस पे गोलमेज सम्मेलन होंगे, चर्चा होगी, फाइनल एक रिपोर्ट बनेगी और उस रिपोर्ट पे जांच के लिए एक लिन लिथगो कमेटी गठन किया। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया तो भारत शासन अधिनियम 1935 बना। प्रस्तावना रहित अधिनियम था। 1919 के अधिनियम की हुई शामिल किया गया। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति की सिफारिश पे पेश किया गया और 4 अगस्त 1935 को सम्राट के हस्ताक्षर साथ ही पारित हो गया। 1935 के अधिनियम है, इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना ही बात की गई। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की। इसे 1935 के अधिनियम में आजादी का कोई प्रावधान न होकर केवल उत्तरदायी शासन की ही बात की। इसकी प्रस्तावना न होना इस अधिनियम का सबसे बड़ी बेकार बात है। आपसे कहेंगे कि बताइए, सब आपके राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, उसी के आप लोगों के डिक्टो वो कॉपी है, आप बिल्कुल पढ़े, बहुत शानदार नोट्स है। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को शामिल किया गया। इसमें भी उत्तरदायी शासन की बात की गई, आजादी की कोई बात नहीं की गई। तो फिर अच्छी बात कौन कौन सी थी इसमें? देखिए, अच्छी बात, इस अधिनियम में के द्वारा पहली बार भारत में राजनीतिक एकीकरण के प्रयास किए गए, क्योंकि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ की हम स्थापना करेंगे, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, लेकिन देशी रियासतों ने मिलने से मना कर दिया। तो इस कारण से ये अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया। तो बेकार बात, तो प्रस्तावना रहित अधिनियम था। अच्छी बात है कि सभी आप लोगों के प्रांतों को मिला के, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक क्या बनेंगे, एक ध्यान रखें, अखिल भारतीय संघ बनाएंगे और उसमें देशी रियासत शामिल होगी। देशी रियासतों का हम तो शामिल नहीं होंगे, इस कारण से अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया और अंग्रेज चाहते भी नहीं थे कि एकजुटता बने कहीं ना कहीं। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम वो 1935 का अधिनियम। 321 अनुच्छेद है, 14 भाग और 10 अनुसूचित। आप आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा। तो सबसे बड़ा यह अधिनियम था। इस अधिनियम प्रस्तावना रहित अधिनियम था। 1919 की प्रस्तावना को ही जोड़ा गया। इस अधिनियम के द्वारा निम्न प्रावधान किए गए। देखिए, सीधा फैक्ट है, फालतू की बातें है ही नहीं। हम बात करेंगे गुरुदेव, जो द्वैध शासन प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली को 1919 में राज्यों में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा उसे राज्यों में से हटा के केंद्र में लागू कर दिया। ये ध्यान रखें, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई। 1935 के अधिनियम में वहां से उसको हटाकर कहां जोड़ दिया गया? 1935 के अधिनियम में, लेकिन प्रांतों से समाप्त करके कहां जोड़ा गया? केंद्र में जोड़ा गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करना, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। जो 3 सूचियां पढ़ते हैं आप लोग संघ सूची पढ़ते हो, राज्य सूची पढ़ते हो और समवर्ती सूची पढ़ते हो। ये सूची यहीं से निकल के आई है ना, ध्यान रखिए आप लोग, यहीं से निकल के आई है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषय, जैसे इन सूचियों में कोई विषय नहीं आए, ऐसे भी कोई विषय होते हैं जो इन सूचियों में नहीं आए, तो फिर ऐसे विषयों को हम लोग अवशिष्ट विषय कहते हैं। यहाँ पे अवशिष्ट विषय है वो गवर्नर को दिए गए ना, और ध्यान रखें वो गवर्नर जनरल को दिए गए, और वो जो आज के हमारे अवशिष्ट विषय हैं वो संसद के पास है। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, कि पहले क्या होता था कि यहाँ वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंग्रेज शासन है, उसके अधीन है, ये गवर्नर जनरल के अधीन थे। आप कह दिया नहीं, आप स्वतंत्र है, आप सीधे सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में है। इसे कहते हैं प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था। संघीय न्यायालय, फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को, जिसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया। इसका मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेर साहब थे। 2 अन्य न्यायाधीश जस्टिस एमआर जैकब साहब थे और जस्टिस एमएस सुल्तान थे। आप कहेंगे सर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं लिखा आपने, संघीय न्यायालय क्यों लिखा है? बेटा, सर्वोच्च उससे ऊपर कोई होता नहीं है, और इससे ऊपर एक लंदन में एक न्यायालय होगा, इसकी अपील लंदन में सुनी जाएगी। सर्वोच्च नहीं था, इसलिए हमने नाम क्या दिया है, संघीय न्यायालय यानी फेडरल न्यायालय। तो संघीय न्यायालय यानी फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, वो 1 अक्टूबर 1937 को, मुख्यालय दिल्ली में था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेर था। अन्य न्यायाधीश की बात करें उसमें 2 भारतीय, जस्टिस एमआर जैकब साहब और जस्टिस एमएस सुल्तान साहब। ये ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करें हम लोग कि यहां साफ लिखा है मैंने, संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी लंदन की प्रीवी काउंसिल में। संघीय लोक सेवा आयोग, देखो संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर की स्थापना का प्रावधान। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का पहली बार प्रावधान कहा गया 1935 का अधिनियम में। विषयों का बंटवारा, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची 1935 का अधिनियम में।
ध्यान रखें आप लोग। संघीय न्यायालय 1935 के अधिनियम में। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे हम लोग, वो भी आप लोगों के 1935 के अधिनियम में। बर्मा को भारत से अलग किया कानून बनाने की दृष्टि से, ध्यान रखें आप लोग। इससे पूर्व भारत और बर्मा के लिए एक ही कानून बनता था, लेकिन अलग अलग नहीं किया वैसे। अब कानून बर्मा के लिए अलग बनेगा, भारत के लिए अलग बनेगा। उड़ीसा बिहार से अलग किया गया, इससे पूर्व बिहार उड़ीसा था, बिहार उड़ीसा से उड़ीसा अलग कर दिया। सिंध बॉम्बे से अलग किया गया, ध्यान रखें, इससे पूर्व बॉम्बे सिंध था। तो दो नए प्रांत बने, उड़ीसा और सिंध। उड़ीसा पहले था लेकिन वो उड़ीसा बिहार कहलाता था, वो उड़ीसा बना। और ध्यान रखें बॉम्बे से अलग करके सिंध बनाया गया। बेटा स्पीड के साथ रिवीजन है, समझने की कोशिश करना। 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लास लेके आ रहा हूं, जब आपको 10 मिनट समझना पड़ेगा तो फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इस अधिनियम में वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम निर्देशों का उपकरण कहा है, अनुदेश प्रपत्र कहा है। आज जो हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व है, वो नीति निर्देशक तत्व 1935 के अधिनियम में भी थे, लेकिन हमने उसे निर्देशों का उपकरण कहा है, अनुदेश प्रपत्र कहा है, ध्यान रखें आप लोग। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में द्विवेद शासन, सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना। द्विवेद शासन अलग है। द्विवेद शासन का मतलब है जो विषय उन्हें 2 भागों में बांट देना, एक आरक्षित विषय और ध्यान रखें आप लोग एक आप लोगों के स्थानांतरित विषय, वो द्विवेद शासन व्यवस्था है। यहां आपके विधानमंडल के 2 सदन है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1 अप्रैल 1937 को हुई। कुछ कथन है, जैसे नेहरू जी का कथन है कि ये बिना इंजन की गाड़ी और गुलामी का अधिकार पत्र है। ये बिना इंजन की गाड़ी और गुलामी का अधिकार पत्र है। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का अधिनियम के द्वारा, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने मना कर दिया। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत संघ अस्तित्व में क्यों नहीं आया? क्योंकि देशी रियासत संघ ने शामिल नहीं हुए। अखिल भारतीय संघ होना था। देखिए 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्रों को मिला के, लेकिन यहां पे ध्यान रखना देशी रियासतों ने मना कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांत सीधे कहां चले गए? ब्रिटिश संसद के अधीन हो गए 1 अप्रैल 1937 को। भारत परिषद का अंत किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1937 में चुनाव हुए, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। 11 प्रांतों में से कांग्रेस के 8 प्रांतों में सरकार बनाई। 1935 के चुनाव में किस प्रांतों में मुस्लिम लीग ने सर्वाधिक सीट प्राप्त की? बंगाल में 40। 1937 के चुनाव में वह प्रांत कौन कौन थे जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई। संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान उत्तर प्रदेश कहते हैं। 1937 में चुनाव में किसके नेतृत्व में सरकार बनी? जीबी पंत के नेतृत्व में। तो बेटा यह आप लोगों का 1935 का अधिनियम सुपर फास्ट कंटेंट मैंने आप लोगों को दिए है। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा परिवार के सब बनेंगे। जो भी विद्यार्थी बढ़िया नोट्स पढ़ना चाहता है, अपने आप को ऊंचाइयों पहुंचाना चाहता है, तो राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़िए। पहले राजस्थान क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन जाके आप चेक कीजिए और उसके बाद सब आप लोग नोट्स ऑर्डर कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। सभी विद्यार्थियों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत महत्वपूर्ण विषय बात करने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर बनाने वाले का बहुत प्रिय विषय रहता है, जहां आपके संविधान सिलेबस में होता है, वहां से संविधान सभा से क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को एक एक डिस्कस करूंगा और मात्र 8 से 10 मिनट में संविधान सभा कंप्लीट आप लोगों को मैं करवा जाऊंगा। देखिए मेरी बात को सुनना है आप लोगों को, गहराई के साथ समझना है आप लोगों को और मनन करना है उसमें मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए संविधान सभा की बात करें, ऐसी सभा जो किसी देश के लिए एक संविधान का निर्माण करे, उसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। अब आप कहेंगे सर संविधान सभा का जनक कौन है? तो आप लोग कहेंगे सर हेनरी मैन है, उन्हें संविधान सभा का जनक माना जाता है। भारत में यदि संविधान सभा की यात्रा की बात करें तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब है, उनका सुराज्य विधेयक में हम लोगों को सर्वप्रथम दर्शन मिलते हैं। ध्यान रखें आप लोग, किसके? तो आप कहेंगे संविधान सभा के। संविधान सभा को मूर्त रूप जो मिलेगा वो कैबिनेट मिशन के आधार पर मिलेगा। कैबिनेट मिशन जो 1946 में यहां आएगा, कैबिनेट मिशन 2 उद्देश्य लेके आएगा। नंबर 1, एक तो भारत में संविधान सभा का निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना। मैं क्लियर कर दूं, माउंटबेटन योजना अलग है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का उद्देश्य था भारत को आजादी देना, स्वतंत्र करना,
भारत का विभाजन करना, यह उद्देश्य लॉर्ड माउंटबेटन योजना का था। कैबिनेट मिशन का योजना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र देना या भारत को विभाजन करना नहीं था। एक बार क्लियर समझ लीजिए, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना और दूसरा संविधान सभा का गठन करना। आप लोग कहेंगे सर भारत में कब मांग हुई? भारत में हम लोग बात करें 1895 में जो तिलक साहब का स्वराज्य विधेयक है उसमें सर्वप्रथम मांग हुई। उसके बाद बात करेंगे 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब आप लोग कहेंगे सर संविधान का ब्लूप्रिंट, आप सब जानते हो कि नेहरू रिपोर्ट में संविधान का ब्लूप्रिंट बना। अंग्रेजों के द्वारा कहीं न कहीं संविधान सभा की जो बात की गई वो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को रखा गया। आगे चलते गए इसे जो मूर्त रूप दिया गया वो ध्यान रखें कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन जो आएगा उसकी फिर कह रहा हूं दो उद्देश्य थे। नंबर एक, 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह था। यहां 2 उद्देश्य लेके आएगा। एक तो भारत को किस तरीके से अंतरिम सरकार गठन किया जाए और संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से करवाया जाए, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है। आप सब जानते हैं लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस साहब है जो भारत सचिव था उस समय, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था और A.V. अलेक्जेंडर है जो नौसेना मंत्री थे। ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। ये ध्यान रखें आप लोग, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। 2 प्रस्ताव रखे। नंबर 1, अंतरिम सरकार गठन। जब तक स्थायी रूप से सरकार गठन ना हो जाए मुताबिक संविधान के तो वो अंतरिम सरकार कहलाएगी। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 380 में भी प्रावधान था अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और बाद में जब इस हमारे विधिवत रूप से संविधान लागू हो गया तो अनुच्छेद 380 का कोई महत्व नहीं रहा था। ऐसे ही अंतरिम सरकार गठन हुआ, कैबिनेट मिशन नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग संविधान सभा का जो चुनाव करें वो प्रत्यक्ष रूप से करवाए अप्रत्यक्ष रूप से करवाए। बहुत से विचार आया कि जनता को मत देने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन समय का कितना उपयोग था, पैसे का कितना था, अनावश्यक समय लगता। तो 2 प्रकार के संविधान सभा में मेंबर जाएंगे और ध्यान रखें संविधान सभा में जो मेंबर थे वो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। आप क्या कहेंगे सर? मनोनीत थे, निर्वाचित? बिल्कुल ध्यान रखें कि जो सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से गए थे वो सदस्य निर्वाचित थे और ध्यान रखें आप लोग जो सदस्य देशी रियासतों से गए थे वो सदस्य मनोनीत थे। इसलिए कहते हैं संविधान सभा में जो मेंबर थे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के थे। कुल मिला के हम लोग बात करेंगे 389 मेंबर, यानी 389 कुल ये सदस्य थे। इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में हम लोग बात करेंगे। सर ब्रिटिश, क्या कहा मैंने? ब्रिटिश भारत से जो मेंबर थे, ब्रिटिश भारत से वो 296 मेंबर थे और 296 को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। नंबर एक थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। ब्रिटिश भारत 2 प्रकार का था, एक केंद्र शासित प्रदेश, यहां से 4 मेंबर थे और दूसरा हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांतों से जो मेंबर थे, ब्रिटिश प्रांतों से जो मेंबर थे बेटा वो कितने थे? 292। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 मेंबर थे केंद्र शासित प्रदेश से। तो ब्रिटिश भारत से जो मेंबर थे, एकदम क्लियर ध्यान रखना आप लोग, 296। सवाल आपसे कैसे पूछेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। आप ये ध्यान रखना ब्रिटिश भारत की बात करेगा तो उसमें ब्रिटिश भारत में ये ध्यान रखें, मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि उसमें देशी भारत भी आए। देशी भारत को छोड़कर आप लोगों के यहाँ पे एक तो केंद्र शासित प्रदेश 4 थे उस समय, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, दिल्ली में है, कुर्ग कर्नाटक में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में चले गया। यहां से चारों केंद्र शासित प्रदेशों से 4 मेंबर थे और ध्यान रखें आप लोग ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे। कुल मिला के 296 मेंबर थे और देशी रियासतों से 93 मेंबर थे। तो कुल मिला के 389 सदस्य थे। तो आप लोग कहेंगे संविधान सभा गुरुदेव निर्वाचित भी थी, संविधान सभा मनोनीत थी, क्योंकि ये सदस्य देशी रियासत से गए थे, ये मनोनीत थे। ध्यान रखें आप लोग। हमारे जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यहां से संविधान सभा मेंबर गया था, वो ध्यान रखे मुकुट बिहारी भार्गव साहब गए थे। तो ये ध्यान रखे 389 सदस्य। आप कहेंगे सर मोटा मोटा पैमाना क्या था, किस आधार पे ये पैमाना चुना गया? हम लोग कहेंगे सर लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। ये ध्यान रखें लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे ध्यान रखें आप लोग, एक सदस्य का चुनाव हुआ संविधान सभा में। यहां तक हमारे पास क्लियर। देखिए संविधान सभा में अगर हम लोग बात करें कि जो मेंबर पहुंचे उन मेंबरों में आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा मेंबर कहां से गए, अच्छा सवाल बनेगा। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य,
अगर हम लोग ब्रिटिश भारत से बात करें तो हमारे पास संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश बनेगा, संयुक्त प्रांत कौन सा बेटा, संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सबसे ज्यादा संविधान सभा में मेंबर ध्यान रखें कहां से गए, आप लोग कहेंगे गुरुदेव संयुक्त प्रांत से गए, और उनकी संख्या कितनी है ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 55। दूसरे नंबर पर मद्रास है, मद्रास से 49 गए, मद्रास से 49 गए। अगर देशी रियासतों में बात करेंगे तो ध्यान रखें सबसे ज्यादा कहां से गए, मैसूर से गए, मैसूर से, मैसूर रियासत से संविधान से ध्यान रखें आप लोग, मैसूर रियासत से संविधान सभा में जो मेंबर गए थे वो सबसे ज्यादा गए थे, ध्यान रखें आप लोग 7 सदस्य, 7 सदस्य। देशी भारत जैसे उत्तर आप लोगों के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, किसी एक गया, किसी इस तरीके से सबसे ज्यादा देशी रियासतों में जो संविधान सभा में मेंबर गए वो कहां से गए, मैसूर से, और उनकी संख्या कितनी है ध्यान रखें 7 है। अगर हम ब्रिटिश प्रांतों में बात करें जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, वहां से सबसे ज्यादा मेंबर गए वो संयुक्त प्रांत से गए 55 और मद्रास से गए 49। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या मेरी बात को विद्यार्थियों आप लोग समझ पाए? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करेंगे, इनका जो चुनाव हुआ वो जयसुर कुलना से हुआ। कहां से हुआ? जयसुर कुलना, जयसुर कुलना इनका निर्वाचन क्षेत्र था। कौन सा था बेटा? जयसुर कुलना। जयसुर कुलना ध्यान रखे पूर्वी बंगाल में होता था ये, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में एक स्थान है जयसुर कुलना। पूर्वी बंगाल कहां बेटा? पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में एक स्थान पड़ता है उसका नाम है जयसुर कुलना। क्या नाम है? जयसुर कुलना। पूर्वी बंगाल में एक जयसुर कुलना, यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान सभा में चुनाव हुआ। ये यहां से संविधान सभा के सदस्य बन गए, लेकिन ये स्थान कहां चले गया? विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान खाली हो गया, तो ध्यान रखें एक है हमारे पास बंबई प्रांत के अंदर पूना संसदीय सीट आती थी, यहां से M.R. जयकर साहब। कौन बेटा? M.R. जयकर साहब, M.R. जयकर साहब, M.R. जयकर साहब है, यहां से संविधान सभा के मेंबर हुआ करते थे। इनसे इस्तीफा दिला के ध्यान रखें यहां से बंबई प्रांत की पूना संसदीय सीट से वापिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा में पहुंचे। तो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो कहां से चुने गए? वो जयसुर कुलना जो कि पूर्वी बंगाल में, विभाजन के बाद ये क्षेत्र कहां चले गया? पाकिस्तान में चले गया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साहब को संविधान सभा में भेजना था, तो ध्यान रखें आप लोग कहां से? मुंबई प्रांत में एक संसदीय सीट होती थी जिसे हम लोग पूना संसदीय सीट कहते हैं। यहां से साथियों M.R. जयकर साहब से इस्तीफा दिलवाया और तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है वो संविधान सभा में पहुंचे। आपको मालूम होना चाहिए। एक सवाल बनता है कि राजस्थान से केंद्र शासित प्रदेश, क्या कहा मैंने? केंद्र शासित प्रदेश, क्या आपके अजमेर मेरवाड़ा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश बेटा अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां से ध्यान रखें कौन गया था? मुकुट बिहारी भार्गव। ये आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान से कुल मिला के 15 सदस्य गए थे, ये भी आपको राजस्थान से मालूम होना चाहिए। संविधान सभा पे जो राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर किए वो ध्यान रखें किसके द्वारा किए गए? बलवंत सिंह मेहता जी के द्वारा किए गए, ये ध्यान रखें। तो राजस्थान से कुल मिला के 15 मेंबर गए। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव गए। संविधान में सभा में सबसे ज्यादा जो मेंबर यानी 389 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत 296 सदस्य गए, 296 को हम 2 भागों में बांट देंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश जो 4 थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये ध्यान रखें आप लोग। इन्हें हम लोग कहेंगे कि सर ब्रिटिश प्रांत है, वहां से 292 गए थे और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य गए थे। कुल मिला के ब्रिटिश भारत से 296। इनमें सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेशों तो एक एक गए, सबसे ज्यादा जो संविधान सभा में मेंबर गए वो ध्यान रखें कहां से गए? मालूम होना चाहिए आप लोगों को। सबसे ज्यादा वो गए संयुक्त प्रांत से, यानी आज का उत्तर प्रदेश, 55 सदस्य यहां से चुनवाए। दूसरे नंबर पर मद्रास 49। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा जो मेंबर गए थे वो ध्यान रखें मैसूर से गए, कितने? 7। राजस्थान में रियासतें आपको मालूम है 19 है, तो 19 रियासत कुछ छोटी रियासत थी, उनसे वहां से मेंबर नहीं, 2 रियासतों को मिलकर मेंबर चुना गया था। तो ध्यान रखें आप लोग यहां पे राजस्थान से कुल मिला के 15 सदस्य गए थे। अजमेर मेरवाड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव गए थे, ध्यान रखें आप लोग। ये देशी रियासतों से गए थे, ये मेंबर ध्यान रखें क्या थे बेटा? मालूम होना चाहिए। ये मनोनीत थे और उधर से गए ये निर्वाचित थे। हम लोग कहेंगे सर हम कहेंगे कि यहाँ पे भारतीय संविधान सभा मनोनीत भी थी और निर्वाचित भी थी। ये किसके? आप लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन हुआ था। मेरे हिसाब से एकदम आप लोगों के सामने ये फैक्ट मैंने रखे हैं,
एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। हम लोग अगली क्लास में आप लोगों से, अब यह थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की कार्रवाई। ये तो हमने गठन की बात की, संविधान सभा की जो कार्रवाई हुई वो किस प्रकार से हुई, आपको पहली बैठक की, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। एक एक पॉइंट आपको, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कितनी बैठक हुई, कितने सुझाव हुए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, कितने अधिवेशन हुए, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, सबसे अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, इस दिन कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू, संविधान का शीर्षक क्या है, नाम क्या है, सब आपसे बात करूंगा। लेकिन वीडियो हम लोग 10 मिनट से अधिक तक नहीं देंगे साथियों, अगर यहां ले गए तो 20 मिनट और लग जाएंगे, फिर इस क्लास का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कैसा लगा हमारी क्लास, बिल्कुल हमारा कमेंट करके हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।